Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. अपनी पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रेस क्या है और डिफरेंट उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं और उसका मैकेनिज्म जो है वो क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के जो हमारे ज़िंदगी में डिफरेंट किस्म का स्ट्रेस हम देखते हैं उसके ज़राए या उसके वसाइल या उसकी रीज़न्स क्या क्या हैं। तो इस सिलसिले में डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारे जो हैं हमें फैक्टर्स बताए हैं। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस से मुराद बेसिकली ये है कि वो सारे फैक्टर जो किसी भी तरह हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस को पैदा करने की वजह बन सकते हैं। इस पे जो रिसर्चेस की गई हैं उनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो नाम हमें देखने में मिलता है वो है होम्स एंड राही। इन्होंने इस पे काफ़ी डिटेल में रिसर्च की और उन्होंने एक उसके लिए स्केल भी बनाया, सोशल रीएडजस्टमेंट स्केल, जो हम बाद में इस वीडियो के एंड में हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। इनके मुताबिक जो हम स्ट्रेस है वो किसी भी वजह से, यूँ तो ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट हैपनिंग्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है, लेकिन इनके मुताबिक जो सबसे बड़ा सोर्स है स्ट्रेस का वो रिलेटेड टू आवर फैमिली, यानी वो लोग जो हमारे बहुत करीब होते हैं, वो जो हमारे उनकी जो बातें या उनकी जो उनकी तरफ से आने वाली कुछ स्ट्रेसेस जो हैं वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंटेंस होते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं। तो वो जो है इमोशनल अटैचमेंट की वजह से उनकी बातें या उनके जो इश्यूज़ हैं वो हमें ज़्यादा स्ट्रेस में लेके आते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हैं बेसिकली उनको हम अगर हम कैटेगराइज करें तो हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहले को हम कहेंगे इंटरनल सोर्सेज और दूसरे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज से मुराद वो सारी रीजंस हैं जो किसी भी इंसान की अपनी पर्सनैलिटी और अपने इनर सेल्फ के साथ, यानी जो इंसान की इनर सेल्फ है उसमें जो किसी भी किस्म के प्रॉब्लम आ रहे हैं वो उनको हम इंटरनल सोर्सेज कहेंगे। और आपके सिलेबस में इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, इसलिए हम भी इनको ब्रीफली जो है इन पे बात करेंगे। इनमें सबसे पहला जो है वो है इंसान की पर्सनल चॉइसेस। जो पर्सनल चॉइसेस हैं किसी भी इंसान की वो उसके लिए स्ट्रेस का बायस बन सकती हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में जिन चीज़ों को पसंद कर रहा है या जो उसकी चीज़ें जो चॉइसेस हैं या जो उसके पास ऑप्शंस हैं वो अगर इतने हेल्दी या पॉजिटिव नहीं हैं तो वो उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो इसमें है अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, ऐसी ख्वाहिशात जो इंसान की पूरी नहीं हो पा रही। और इसके साथ साथ इसी से रिलेटेड जो एक और सोर्स है वो है फेलियर टू अचीव गोल्स, यानी अगर एक इंसान की ऐसी अनरियलिस्टिक ख्वाहिशात हैं या उसने अपनी ज़िंदगी के गोल्स इतने अनरियलिस्टिक और गैर हकीकी जो है उनको सेट किया हुआ है तो उस तक पहुंचना या उन ख्वाहिशात को फुलफ़िल करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब इन चीज़ों में उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है तो ये चीज़ उसके लिए स्ट्रेस का रीज़न बनती है। उसके अलावा उससे आगे हम देखते हैं कि किसी भी इंसान की जो मेंटल और फिज़िकल कंडीशन है वो भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंसान की लाइफ में। तो अगर एक इंसान जो है मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, कि अगर कोई शख्स ज़हनी और जिस्मानी तौर पे बिल्कुल हेल्दी है, सेहतमंद है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस के साथ उसका जो सामना होगा और वो उसको अच्छे तरीके से उसके साथ कोप कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर कोई इंसान जो है ज़हनी तौर पे बीमार है या जिस्मानी तौर पे उसको कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं तो उसके लिए ये चीज़ जो है वो स्ट्रेस का बायस बनेगी और छोटे से छोटे इवेंट भी उसके लिए स्ट्रेस पैदा, एक इंटेंस तरीके का स्ट्रेस जो है वो पैदा करेंगे। उसके बाद एक और जो इंटरनल फैक्टर जो स्ट्रेस का रीज़न बनता है वो है नेगेटिव थिंकिंग।
नेगेटिव थिंकिंग यानी किसी भी सिचुएशन के बारे में आपने हमेशा मनफी अंदाज में सोचना है कि अगर एक चीज़ ऐसी, मिसाल के तौर पे जैसे एक इंसान जो है वो, उसका कोई एक एग्ज़ाम था और उसमें से उसका एक टेस्ट जो है वो ख़राब हो गया, उसमें वो फेल हो गया, बाकी सारे पेपर्स में वो पास है। तो अब उसकी नेगेटिव थिंकिंग ये आएगी कि मैं तो हूँ ही फेलियर, मैं तो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। हालांकि बाकी जो पेपर उसने पास किए हैं उसको उसने ओवरलुक कर दिया है और सिर्फ उस एक पे फोकस कर रहा है जिसमें वो फेल हो गया है। तो जब इंसान इस तरह से नेगेटिव थिंकिंग करता है, पॉजिटिव को ओवरलुक करता है, तो ये चीज़ भी उसके लिए स्ट्रेस का बायस बनती है। ये भी इंटरनल सोर्सेज में आता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट्स के एक इंसान के अंदर अगर पर्सनैलिटी ट्रेट्स उसकी ऐसी हैं कि वो सोसाइटी में सही तरीके से अडेप्ट करके नहीं रह रहा, लोगों के साथ उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसको अपने हकूक़ व फ़राइज़ का पता नहीं है, उसको अपने सोशल रोल्स के बारे में नहीं पता, तो ये चीज़ें भी जो हैं उसके लिए स्ट्रेस पैदा करती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और जो रीज़न इसके बाद आती है वो है इंटरनल, वो है पर्सनल एटीट्यूड, पर्सनल परसेप्शन के किसी भी इंसान का दूसरी चीज़ों के बारे में और अपनी ज़ात के बारे में उसका परसेप्शन क्या है, दूसरे लोगों की तरफ उसके एटीट्यूड्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं। अगर पॉजिटिव और हेल्दी इमोशंस और पॉजिटिव और हेल्दी परसेप्शन उसका अपने बारे में और दूसरे लोगों के बारे में है, तो वो रिलेटिवली बेटर तरीके से स्ट्रेस के साथ कोप कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए स्ट्रेस, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का रीज़न बनती हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी टाइप को देखते हैं तो ये आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में डिस्कस की गई है और ये है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। तो इसको हम इसलिए इसको हम भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल सोर्सेज से मुराद, ज़ाहिर है एक्सटर्नल से हमें पता चल रहा है कि वो सारी चीज़ें जो कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी हैपनिंग है, कोई भी ऐसे सिचुएशंस हैं, कोई भी ऐसे इवेंट्स हैं, कोई अकरेंसेस हैं जो कि हमें परेशान कर रही हैं, जो कि हमारे लिए एक चैलेंज हैं, या ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड हैं, अनसर्टन है। हमने कल भी पढ़ा था ना स्ट्रेस के अंदर कि बहुत सी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, अनसर्टन होती हैं, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस जो हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करती हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी इन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में आती हैं। तो इनको अब हम देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वो इंडिविजुअल के अंदर स्ट्रेस पैदा करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास जो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आता है, जो एक्सटर्नल सोर्स है स्ट्रेस का, वो सबसे पहला है नंबर वन, लाइफ चेंजेस। कि इंसान की ज़िंदगी में हर रोज़ डेली बेसिस पे कोई ना कोई चेंज आ रहा होता है। ज़िंदगी कभी भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो ये लाइफ चेंजेस जो हैं ये स्ट्रेस पैदा करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई नेगेटिव चेंज आया है ज़िंदगी में तो उसकी वजह से इंसान स्ट्रेस में है। इवन के डिज़ायरेबल चेंजेस जो होते हैं ना वो भी एक स्ट्रेस पैदा करते हैं। पॉजिटिव चेंजेस जो हैं उनकी वजह से भी इंसान स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान जो है शादी करता है, या एक इंसान जो है उसको जॉब मिल रही है, या कुछ लोग जो जब पेरेंट्स बनते हैं, औलाद होती है, ये वो चेंजेस हैं जो कि इंसान अपनी ज़िंदगी में पसंद करता है और वो चाहता है कि लाइफ मूव ऑन कर रही है, गुजर रही है, तो उसमें ये चेंजेस आनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये चेंजेस जो हैं वो इंसान को स्ट्रेस का शिकार करती हैं। और आजकल अगर हम मॉडर्न दौर की बात करें तो इसमें तो जो है इतनी ज़्यादा जो ज़िंदगी हमारी तेज़ रफ्तार हो रही है, तो वो चेंजेस जो हैं वो उनकी भी रफ्तार जो है, उनकी भी चेंजेस भी स्पीड अप हो गई हैं। तो ये दो हर तरह की जो चेंजेस हैं वो इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रेसेस पैदा करती हैं, और हमारी करंट एज में रैपिड चेंजेस की वजह से जो है ना वो स्ट्रेस वो पहले से ज़्यादा देखने में आता है। दूसरी चीज़ है डेली हैसल्स, कि हमारी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स या रुकावटें हमारी उसमें आ रही हैं, हमारी परफॉर्मेंस में या हमारी ज़िंदगी की मुख्तलिफ
पहलुओं के अंदर जो रुकावटें आ रही हैं, या हमारे डेली बेसिस पे कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारी जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं एक किसी भी इंडिविजुअल की फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बोथ जो वेल बीइंग है ना, उन दोनों को, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, यानी नफ्सियाती तौर पे भी एक इंसान को वो इफ़ेक्ट कर रही हैं, और जिस्मानी तौर पे भी जो है वो आपके जो सिस्टम है उनको इफ़ेक्ट कर रही हैं, एक बुरा इफ़ेक्ट उसके ऊपर डाल रही हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी मिसाल देखें कि एक, अगर हम अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द से देखें कि एक इंसान है, एक शादीशुदा मर्द है, उसकी एक तरफ उसकी माँ है, एक तरफ उसकी बीवी है घर की मैनेजमेंट में, और उसकी कोशिश है कि मैं दोनों को खुश करके रहूं। तो इसमें उसके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि वो दोनों को जो है वो अपने साथ लेके चलना चाह रहा है। फिर इसी तरह अगर आप हम वर्क एनवायरनमेंट में देखें, तो कि कोई एक ऐसा बॉस है कि उसका बिहेवियर बड़ा इंसल्टिंग है या बड़ा अब्यूसिव किस्म का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ है, तो ये भी डेली बेसिस पे चूँकि वो फेस कर रहा है, तो ये वो चीज़ें जो डेली बेसिस पे इंसान, ये जो चैलेंजेस हैं जिनको वो फेस कर रहा है, उसकी वजह से उसको उसके ऊपर जो है ना, उसकी लाइफ में स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, जो कि उसकी जो हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, मेंटल भी और फिज़िकल भी। तीसरा नंबर पे अगर हम देखें तो हमारा जो एक और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ स्ट्रेस है वो है लॉन्ग टर्म डिससेटिस्फेक्शन। कि अगर एक इंसान, जैसे हमने डेली हैसल्स में पढ़ा कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि इंसान को डेली बेसिस पे फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रैफिक जैम भी है, कि ट्रैफिक जैम वो चीज़ है जो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए, ऑफिस जाते हुए डेली बेसिस पे हम फेस कर रहे होते हैं, कहीं ना किसी फॉर्म में। तो अगर ये चीज़ें लॉन्ग टर्म हो जाती हैं, कि मतलब आपको रोज़ाना ही सेम प्रॉब्लम है और वो बड़े अरसे तक चल रहा है, तो ये जब आपकी, या आपकी कोई रुकावटें आपकी लाइफ में आ रही हैं और वो लॉन्ग टर्म आ रही हैं, तो उससे क्या होता है कि वो फिर स्ट्रेस पैदा होता है। और उसकी फिर ये है कि चाहे ये रिसर्चर्स कहते हैं कि ये चाहे बहुत ज़्यादा लो लेवल का हो स्ट्रेस, या बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, दोनों सूरतों में जो है ना इंसान के लिए परेशान कुन है, क्योंकि अगर ये जो है वो लॉन्ग टर्म चला जाता है। उसके बाद अगर हम फोर्थ सोर्स की बात करें, तो वो है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर सिचुएशन। अब बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें इंसान का, इंडिविजुअल का सिचुएशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन जो कि कुदरत की तरफ से आती है, जिसको हम नेचुरल कैलेमिटीज़ कहते हैं, जो जैसे ज़लज़ला है, सैलाब है। ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें इंसान नो डाउट मैनेजमेंट तो कर सकता है, लेकिन इन चीज़ों पे उसका कंट्रोल नहीं होता। तो ये चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेस पैदा करती हैं, और बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल का स्ट्रेस पैदा करती हैं। इसमें अगर हम ये एक मिसाल देखें कि जैसे अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में 2005 में, वो एक बहुत इसकी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कि उसमें हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो गए थे, और वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक नेचुरल कैलेमिटी अल्लाह की तरफ से है, उसके ऊपर किसी इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। बेघर हो गए हैं, होमलेस हो गए हैं, अब क्या हम इसमें इंसान कर सकता है। उसके बाद मैनेजमेंट है, लेकिन बहुत से लोग जिन्होंने बहुत सी जानें चली गई, उनके लिए फिर उस स्ट्रेस के साथ जो है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है उनको ये रिक्वायर्ड था इस सारे सिचुएशन से निकलने के लिए और स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए। फिर एक और जो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ स्ट्रेस जो कि हमें एनवायरनमेंट में से नज़र आता है, वो है परसीव्ड स्ट्रेस। परसीव्ड स्ट्रेस से मुराद ऐसा एक स्ट्रेस है कि आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो कि फ्यूचर में हैपन हो सकती हैं या अकर हो सकती हैं, आपको उनसे खौफ आए, कि जो चीज़ अभी आपके सामने है नहीं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये फ्यूचर में आपके सामने ये चीज़ पेश आ सकती है, तो आप उससे स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, उससे खौफ महसूस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए स्ट्रेस का या दबाव का शिकार बनेगी। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट है, तो वो उसको लगता है कि अब जो
मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो उसके लिए स्ट्रेस का बायस है। मतलब अभी कुछ टाइम है, लेकिन वो अभी से ही स्टूडेंट जो हैं वो उसके लिए परेशान है। फिर उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल जो हैं उनको अपनी हेल्थ के बारे में कि हो सकता है मुस्तकबिल में पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमारी हेल्थ ठीक रहेगी कि नहीं, तो हमें जो है वो हमारे पास जो है डॉक्टर अवेलेबल होगा, मेडिसिन अवेलेबल होगी नहीं होगी। फिर उसके अलावा कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो फ्यूचर के बारे में उनके पे बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये भी जो हमें पोटेंशियल थ्रेट्स होती हैं या पोटेंशियल डेंजर्स होते हैं, ये भी किसी भी इंडिविजुअल को स्ट्रेस में ले जाती हैं और उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद एक मेन जो सोर्स ऑफ स्ट्रेस है वो है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी डिटेल में आपके सब्जेक्ट कोर्स में सिलेबस में मौजूद है। इस पे अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट आर इट डिफरेंट टाइप्स। तो इसको हम अभी भी यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर सोर्सेज में आए तो भी आप लिख सकें, और अगर आपको इस पे अलग से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकें। तो कॉन्फ्लिक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सोर्स ऑफ स्ट्रेस है। और इसमें इसका कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल को दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े। कि किस उसके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं और उसको जो है ना मस्ट, यहाँ पे हम मस्ट का वर्ड जो है ना वो लगा लेते हैं कि उसको लाजमी है कि उसको जो ऑप्शंस दी गई हैं उसमें से उसने कोई ना कोई चूज़ करनी है। तो यहाँ पे जो है वो, और ये जो चॉइस है ना उसको फिर स्ट्रेस में डालती है। इसमें जैसे इमोशनल और कॉग्निटिव लेवल पे हमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट देखने में आता है। इसकी मिसाल मैं इस तरह देती हूँ कि जैसे आप बाज़ार गए हैं और आपने दो ड्रेस आपको पसंद आ गए हैं, लेकिन आपके पास पैसे एक ड्रेस के हैं। तो अब आपकी मदर ने कहा है कि नहीं एक ही ड्रेस ख़रीदना है, तो अब आप इस कॉन्फ्लिक्ट में है कि अच्छा मैं ये वाला ख़रीदूँ, कभी आपको एक ज़्यादा प्यारा लगने लग जाता है, कभी दूसरा प्यारा। तो आपके लिए एक को लेना और एक को छोड़ना जो है वो मुश्किल होता है। तो उस सूरत में भी इंसान जो है वो, ये तो मैंने आपको बहुत छोटे लेवल की मिसाल दी है ना, ज़िंदगी में बहुत सी चॉइसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे इंसान को कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसको हम साइकोलॉजी की ज़बान में कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी आगे फर्दर जो है वो तीन टाइप्स हैं, जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहली टाइप है इसकी अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, इसको डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। आपको ये एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, इसके ये दोनों नाम है। या इसको पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। ये सारे इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अब जैसे पॉजिटिव के नाम से ही आपको समझ आ रही है, या अप्रोच के वर्ड से ही आपको समझ आ रही है कि अप्रोच का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ जाना। यहाँ पे ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है ये उस वक़्त है कि जब एक इंडिविजुअल है वो उसके सामने जो दो पसंदीदा गोल्स या दो फेवरेबल या डिज़ायरेबल गोल्स हैं, और उस टू फेवरेबल मोटिव्स हैं या गोल्स हैं, उनमें से उसने एक को सिलेक्ट करना है और एक को छोड़ना है। एक को उसने सेलेक्ट कर लेना है और एक को लाजमी उसने छोड़ना है। सिर्फ एक को उसके पास ऑप्शन है चूज़ करने की। तो यहाँ पे फिर वो जो उसको कॉन्फ्लिक्ट पेश आएगा उसको हम पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। कहेंगे कि जो दोनों उसके पास गोल्स हैं या दोनों मोटिव्स हैं या दोनों स्टिमुलाई हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, और वो इंसान जो है वो दोनों अवेल करना चाह रहा है, लेकिन उसको एक छोड़ना ही छोड़ना है। अब इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर मिसाल दी कि आपको टू ड्रेसेस जो हैं दोनों पसंद आ रहे हैं, लेकिन उसमें से आपने एक को छोड़ना ही छोड़ना है। फिर एक है कि एक इंसान जो है उसको दो इक्वली जो है वो अपनी
डिज़ायर्ड जॉब्स जो हैं वो उसको एट अ टाइम मिल रही हैं, लेकिन उसने उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, जाहिर है वो दोनों जॉब्स पे एक टाइम पे तो नहीं जा सकता। या फिर ऐसा है कि जो स्टूडेंट है उसको किसी ऐसी दो जगहों पे जो है वो एडमिशन मिल रहा है जहाँ पे अ, वो जाना चाहता है। एक यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहता है, दूसरी में, लेकिन ज़ाहिर एट अ टाइम वो दो जगहों पे नहीं पढ़ सकता। तो उसको एक को सिलेक्ट करना है और एक को छोड़ना है, और यहाँ पे अब उससे फैसला नहीं हो रहा कि मैं ए में जाऊँ या बी में जाऊँ। तो ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे दो पॉजिटिव गोल्स के दरमियान या दो पॉजिटिव स्टिमुलाई के दरमियान जो है वो उसने किसी एक को सिलेक्ट करना है और दूसरे को छोड़ना है। तो इसको हम पॉजिटिव पॉजिटिव भी कहते हैं और अप्रोच अप्रोच कॉन्फिडेंट भी कहते हैं। जो इसकी दूसरी टाइप है वो है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसकी भी उसी तरह, इसके भी डिफरेंट नेम्स हैं। डबल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, या आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, या नेगेटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अवॉइडेंस का क्या मतलब है कि आप किसी चीज़ से बचना चाह रहे हैं। अब आपके पास दो इक्वली अनडिज़ायरेबल या अनफेवरेबल गोल्स हैं या मोटिव्स हैं, तो आप उसमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट लाजमी करना है। मोटिव्स हैं, गोल्स हैं, स्टिमुलाई हैं, जो भी आप इसको कह लें, तो इनमें से आपने एक को सिलेक्ट करना ही करना है, आप छोड़ नहीं सकते दोनों को। ये मैंडेटरी है आपके लिए। तो यहाँ पे फिर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा वो फिर आपका अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। मिसाल के तौर पे एक आपकी एक जो तालिब इल्म है, एक जो स्टूडेंट है, वो अब उसके लिए इम्तिहान में फ़ेल होना एक बड़ा जो है वो ज़ाहिर है कोई भी इंसान फ़ेल होना नहीं चाहता। या फिर वो उसको ये है कि वो मेहनत करे, या वो मेहनत करे ये भी उसके के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर वो फेल हो जाए। तो अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें से उसको किसी एक का सामना करना है, या उसको मेहनत करनी पड़ेगी या फिर उसको अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं दोनों जो है वो उसके लिए मुश्किल हैं, लेकिन उनको, और यहाँ पे फिर उसके लिए स्ट्रेस पैदा होगा कि मेहनत भी नहीं करना चाह रहा, पढ़ना भी नहीं चाह रहा, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर फेल हो जाएगा। तो ये जो है इन दोनों में से अब किसी एक को उसने चुनना ही चुनना है। फिर इसी तरह जैसे आपके घर में जैसे बच्चियाँ हैं काम करने से अगर घबराती हैं, तो मदर कहे कि नहीं जी आपने या तो वॉशिंग करनी है या आपने फिर जो है ना वो सफाई करनी है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से, आपका इस वक्त आप बिस्तर में बैठे हुए हैं, सर्दी का मौसम है, आपका दिल नहीं जा रहा बिस्तर में से निकलने पे, लेकिन अब मामा ने कहा है आपने या तो वॉशिंग करनी है, बर्तन धोने हैं, या फिर आपने जाके तो कपड़े या सफाई करनी है। तो इन दोनों में से मामा ने कहा है कि एक काम तो लाजमी करना ही करना है। या सम टाइम ऐसा होता है कि आपके घर में कोई खाना बना होता है ऐसा जो कि दोनों ही खाने आपको पसंद नहीं है, कि मतलब आपके जो है वो इस तरह के मील्स हैं जो दोनों ही आपके पसंद के नहीं हैं। तो आपने उसमें से किसी एक को जो है वो सिलेक्ट करना ही करना है, क्योंकि आपके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है। पहले तो ये वाली चॉइस बिल्कुल ही नहीं होती थी, अब तो आजकल तो बच्चे जो हैं वो ऑर्डर करा लेते हैं, लेकिन आप समझें कि आपके पास ऑर्डर कराने की भी गुंजाइश नहीं है। सिर्फ जो दो खाने बने हुए हैं ना, उसी में से आपने एक खाना जो है वो सिलेक्ट करके खाना, और दोनों ही आपको पसंद नहीं है। तो इस सूरत में भी आपको भूखे भी आप नहीं रह सकते। तो ये क्या है, ये अवॉइडेंस अवॉइडेंस है कि आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको दोनों में से किसी एक को लाजमी एक्सेप्ट करना है। तीसरा जो इसकी टाइप आती है वो आती है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब इसमें या इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं।
इसमें आपके पास अब एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसा गोल है, या कोई एक ऐसा मोटिव है कि जिसके अंदर सेम गोल जो है उसमें पॉजिटिव भी मौजूद है और उसमें नेगेटिव मौजूद है। दोनों चीज़ें उसी एक गोल के अंदर मौजूद हैं। और आप अगर आप पॉजिटिव को सिलेक्ट करते हैं तो नेगेटिव को आपको हर हाल में बर्दाश्त करना ही करना है। मतलब आप नेगेटिव और पॉजिटिव को एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर सकते, उसी एक चीज़ के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान को एक जॉब मिली है एक ऐसी जगह पे जो कि उस और वो जॉब ऐसी है कि उसके साथ बहुत सारे पर्क्स हैं, पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं उसके। और जो है वो पे भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन उसके साथ उसको ये है, उसको दूसरे शहर में मूव करना पड़ेगा, अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, वहाँ पे किसी और जगह पे उन सहूलतों के बगैर रहना पड़ेगा जो उसको घर में मौजूद है। अब या तो वो ये जॉब सेलेक्ट कर ले, जब वो जॉब सेलेक्ट करेगा तो उसको ये सारे पर्क्स तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन फिर उसको ये है कि अपना घर छोड़ के, घर की सहूलतें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं करता, दूसरे शहर नहीं जाना चाहता, तो फिर वो जॉब भी उसके हाथ से जाती है। तो ये एक ही चीज़ के अंदर, एक ही स्टिमुलस या एक ही गोल के अंदर उसके लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। फिर इसी तरह आप एक ऐसी स्टूडेंट के तौर पे अगर हम बात करें, तो एक स्टूडेंट एक ऐसी जगह पे एडमिशन लेना चाहता है जहाँ पे उसकी जो इंस्टीट्यूट है या जो कॉलेज है वो उसका फेवरेट है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा जो कि वो पढ़ना चाह रहा है। तो अब या तो वो अपने, और जो सब्जेक्ट है ये वहाँ पढ़ाया जा रहा है जो इंस्टीट्यूट उसको पसंद नहीं है, वो उसका फेवरेट नहीं है। अब दोनों में पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव। ये पॉजिटिव है कि इंस्टीट्यूट उसका फेवरेट है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे फिर वो अपना कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ ले जो उसको उतना पसंद नहीं है। लेकिन अगर उसने अपना पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ना है तो फिर उसको उस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जो उसको इतना पसंद नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे एक ही चीज़, अगर उसने पॉजिटिव को सिलेक्ट करना है तो उसको साथ साथ नेगेटिव बोनस में मिलेगा, यानी समझ लें कि पॉजिटिव के साथ बोनस, नेगेटिव जो है वो फ्री। हम कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव फ्री। तो उसको हम कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है क्योंकि इसमें आपको एक ही चीज़ के अंदर, दोनों एक ही गोल के अंदर या एक ही स्टिमुलस के अंदर पॉजिटिव भी मिल रहा है और नेगेटिव भी मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो, अच्छा इसके अलावा एक और जो इसकी स्ट्रेस की जो टाइप है उसको हम ना कहते हैं डबल अप्रोच अवॉइडेंस। ये वही चीज़ है जो कि अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें जो सेम गोल है उसमें मल्टीपल पॉजिटिव्स हैं और मल्टीपल नेगेटिव्स हैं। उसमें हमने पढ़ा था ना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं और काफ़ी सारे नेगेटिव्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम उसी जॉब वाली एग्जांपल लें, तो इस जॉब में ये है कि इसको जाएगा तो उसको गाड़ी भी मिल जाएगी, उसको वहाँ पे बड़ा घर भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे वो अपनी फैमिली को साथ नहीं लेके जा सकता। और दूसरा शहर है, वहाँ पे उसके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी चीज़ जो हम देखते हैं ना जिसके बगैर इंसान नहीं रह सकता, वो वाईफाई है। तो वहाँ पे उसके लिए ना वाईफाई के सिग्नल नहीं आते, इंटरनेट नहीं है। तो एक ही चीज़ के अंदर उसके उसके लिए दो तीन पॉजिटिव चीज़ें आ गई और दो तीन नेगेटिव चीज़ें आ गई। तो और इसी तरह अगर इंस्टीट्यूट वाले की अगर हम बात करें, तो इंस्टीट्यूट तो फेवरेट है, लेकिन एक तो उसका सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे, और दूसरा जो टीचर है वहाँ पे, वो जो टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे जितना उस इंस्टीट्यूट में अच्छा पढ़ा रहे हैं जो कि उसका फेवरेट नहीं है। तो ये और उसको पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ पे टीचर अच्छा है। और उसके अलावा ये है कि वो उसके घर से दूर है, तो या वो उसके घर के करीब है लेकिन उसका फेवरेट नहीं है। तो एक के अंदर ही पॉजिटिव चीज़ आ गई और नेगेटिव चीज़ मल्टीपल टाइम आ गई। तो इसमें अप्रोच अवॉइडेंस और डबल अप्रोच अवॉइडेंस में ये थोड़ा सा फ़र्क है कि एक ही गोल के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव्स और मल्टीपल नेगेटिव्स हैं, जबकि उसमें अप्रोच अवॉइडेंस में एक ही पॉजिटिव है और एक ही नेगेटिव है। अच्छा, इसके अलावा अब हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज तो हमने कर लिए। अब एक और चीज़ जो हमें ये नज़र आता है कि जो स्ट्रेस है वो किस तरह से एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उसमें आके हमारी ज़िंदगी को
इफ़ेक्ट कर रहा होता है, ये भी हमारे सोर्सेज के अंदर ही एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम अभी कवर करते हैं कि डिफरेंट जो लाइफ इवेंट्स हैं और हमारी ज़िंदगी के जो डिफरेंट प्रेशर्स हैं और जो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो कि एक इंडिविजुअल फेस कर रहा है, वो किस तरह से स्ट्रेस का रीज़न बनते हैं। हम सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस पढ़ रहे हैं ना, तो उसी में हम ये चीज़ पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि ये चीज़ें किस तरह से जो है वो स्ट्रेस पैदा करने का रीज़न बनती हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना मिस हो गया कि ये जो मैंने आपको डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट करवाया है ना, इसको हम मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि सेम गोल के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव और मल्टीपल नेगेटिव्स हैं, तो इसको हम डबल अप्रोच अवॉइडेंस के साथ साथ इसको हम मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट लाइफ इवेंट्स जो हैं वो स्ट्रेस का रीज़न बनते हैं। हम ये देखते हैं कि जो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो जब उसकी ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ये पूरी ऊपर हमने डिस्कशन की, और उनकी जो है इंटेंसिटी भी डिफरेंट हो सकती है। कोई ज़रा कम लेवल का जो है वो स्ट्रेस देता है, कोई जो है ज़रा ज़्यादा लेवल का स्ट्रेस देता है, इंटेंसिटी फ़र्क होती है, और ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। क्योंकि हर इंसान जो है, जैसे हमने बात की कि इंटरनल सोर्सेज हैं, उसकी कुछ पर्सनल ट्रेट्स होती हैं, उसकी कुछ परसेप्शंस एटीट्यूड्स होते हैं, उसकी थिंकिंग होती है। उन सारी चीज़ों की वजह से हर इंसान किसी भी एक इवेंट का जो असर लेता है या उसका जो स्ट्रेस फील करता है, वो दूसरे लोगों की बेस पे जो दूसरे लोगों की निस्बत जो है वो डिफरेंट होता है। हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे जो है वो स्ट्रेस फील कर रहा होता है, और इसी इसी चीज़ को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर इंसान जो है वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। तो हम ये बात ये कर सकते हैं कि इसमें बहुत सारी, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि हर इंडिविजुअल जो है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को या एनवायरमेंटल प्रेशर्स को अपने हिसाब से एक्सेप्ट करता है, और इसमें डिफरेंट रिसर्चेज जो हमने शुरू में बात की, होम्स एंड राही की, मैंने आपको बात की थी कि हम इस वीडियो के एंड में जो है वो ये बात करेंगे इसकी स्केल की। इसने ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्केल बनाया 1978 में, इन दोनों ने, और उसका नाम इन्होंने रखा सोशल रीएडजस्टमेंट। ये आपको उसमें भी आ सकता है एमसीक्यू में कि इसका फुल नेम और इसका एब्रीविएशन, सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल, होम्स एंड राही, SRRS। ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये है कि इसमें इन्होंने ये देखा, इन्होंने काफ़ी रिसर्च की, और इसमें इन्होंने ये देखा कि बहुत से जो लोग हैं वो किस तरह से डिफरेंट लाइफ इवेंट्स का जो इफ़ेक्ट है हर इंसान के ऊपर डिफरेंट तरीके से आता है। तो अपनी रिसर्च के जो उन्होंने रिजल्ट्स शो किए ना, उसमें उन्होंने ये एक टेबल हमें दिया कि जो है वो डिफरेंट जो लाइफ इवेंट्स हैं, जब इंडिविजुअल ऑन एवरेज इसका जो इंटेंसिटी महसूस करते हैं स्ट्रेस की, उन लाइफ इवेंट्स के नतीजे में वो कितने परसेंट होती है। 100 में से उन्होंने इसको स्कोर किया, परसेंटेज निकाली। उसमें उन्होंने देखा कि जो डेथ ऑफ स्पाउस है, स्पाउस कहते हैं लाइफ पार्टनर को, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, और उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस है वो 100% है। फिर दूसरे नंबर पे आती है डिवोर्स। ये वो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ में भी इस तरह के सवाल आते हैं कि एसएसआर या होम्स एंड राही का जो रेटिंग स्केल है, SRRS, उसके मुताबिक कौन सा जो लाइफ इवेंट है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, या किसकी, वो आपसे ये परसेंटेज पूछ सकते हैं आपसे, मतलब जैसे उन्होंने लिखा होगा, अच्छा डिवोर्स की परसेंटेज कितनी है स्ट्रेस की, तो आप बता सकते हैं 73%। इस तरह जो है मैरिटल सेपरेशन है तीसरे नंबर पे। ये इन्होंने तरतीब से जो है ये पूरा एक रेटिंग स्केल बनाया हुआ है। मैरिटल सेपरेशन की जो परसेंट पे जो होती है स्ट्रेस, उसकी उन्होंने रेशो बताई है 65%। ठीक है, 100 में से 65 पे इसकी इंटेंसिटी जो है वो फॉल करती है। फिर उसके बाद जो है, जैसे कोई खुदा ना खास्ता कोई स्ट्रेस आ जाता है, कोई इंसान जेल जाता है, ठीक है, तो उसकी जो उसकी जो स्ट्रेस की इंटेंसिटी है
वो है 63%। अच्छा, ये मैंने खुद भी इस तरह के एक दो लोगों को, एक दो क्लाइंट्स को मैंने, जब मैं म्यू हॉस्पिटल में काम करती थी तो मैंने डील किया था। वहाँ पे ये जो जेल जाना है ना, ये एक बहुत बड़ा, ये भी डिस्टर्बिंग और बड़ा डिस्ट्रेसिंग इवेंट है। उसके पास वो बंदा जो मेरे पास आया क्लाइंट, वो डिप्रेशन में चला गया था और बड़ा अरसा उसको लगा उसको ठीक होने में। अच्छा, उसके बाद है कि डेथ ऑफ अ क्लोज फैमिली मेम्बर, वो चौथे नंबर पे आ रही है, बल्कि 5वें नंबर पे आ रही है कि आपकी फैमिली, वो कोई बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर जो है उसकी डेथ हो जाए तो उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस है वो होम्स एंड राही के रेटिंग स्केल के मुताबिक 63% है। इससे अगला जो उनके नज़दीक आता है वो है पर्सनल इंजरी, कि किसी भी इंसान की अपनी कोई इंजरी या अपनी कोई इलनेस जो है वो अगर होती है तो उस सूरत में इंसान जो है वो कितने इंटेंसिटी का स्ट्रेस फील करता है। तो उसकी इंटेंसिटी उन्होंने बताई 53%। जैसे खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई, जैसे कोई खुदा ना खास्ता किसी को ऐसी बीमारी जो है वो डायग्नोज हो जाती है, जैसे कैंसर है या ऐसी टर्मिनल इलनेस के जिसमें चांसेस कम होते हैं, तो उसकी जो है ना वो। अच्छा, उसके बाद एक और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में डिज़ायरेबल भी होते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से उन चेंजेस की आप जो है वो क्रेविंग कर रहे होते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि अच्छा ये चेंज मेरी लाइफ में आए, वो उन पे भी जो है वो स्ट्रेस होता है। अब जैसे मैरिज है, इस पे उनके स्केल के मुताबिक 50% इंटेंसिटी है स्ट्रेस की। अच्छा, उसके बाद जो है वो अपनी जॉब से निकाले जाना, कि जैसे एकदम किसी को जो है वो उसको जॉब पे जा रहा है और उसको वहाँ से निकाल दिया जाए कि बस अब तुम्हारी नौकरी ख़त्म, अब तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उससे आने वाला जो स्ट्रेस, जिसको हम बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उसका स्ट्रेस इस रेटिंग स्केल के मुताबिक 47% है। अच्छा, उसके बाद इससे आगे आ जाता है मैरिटल कंप्रोमाइज़, कि हम बहुत से हम में से लोग हैं सोसाइटी में जो कि अपनी शादी किसी ना किसी तरह कंप्रोमाइज़ करके चला रहे हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए, कुछ लोग इसलिए कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। ख़ास तौर पे जो औरतें हैं, जब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते या पीछे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, किसी भी सूरत में मर्द या औरत कोई भी, अगर वो शादी समझौते की ज़िंदगी गुजार रहा है, खुश नहीं है अपनी शादी में, तो उसका जो स्ट्रेस है वो इस स्केल के मुताबिक उसकी इंटेंसिटी 45% है। उसके बाद रिटायरमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ है लाइफ का। ये डेवलपमेंट वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो रिटायरमेंट है वो ओल्ड एज में एक बड़ा, एक स्फीयर किस्म का जो है वो इंसान के लिए एक चैलेंजिंग एक अकरेंस है, एक चैलेंजिंग हैपनिंग है, कि जिसके बाद इंसान के लिए जो है ना वो, क्योंकि एकदम काम करते करते वो फारग होकर बैठ जाता है, उसको लगता है कि नहीं जी अब मेरी तो अब किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो है इसका जो स्ट्रेस है ना, उसका जो लेवल है इंटेंसिटी का वो 45% है। उसके बाद अगला जो आता है वो है कि किसी फैमिली मेम्बर की जो हेल्थ है उसके अंदर कोई तब्दीली आना। पहले हमने पढ़ा था ना कि पर्सनल इलनेस, अब यहाँ पे कोई आपका फैमिली मेम्बर है, उसकी जो है ना वो हेल्थ का इशू हो गया या वो बीमार हो गया है, तो उसका जो स्ट्रेस है वो इस स्केल के मुताबिक 44% है। अच्छा, उसके बाद इससे आगे आ जाता है किसी के कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, किसी की मैरिड लाइफ जो है इस वजह से इफ़ेक्ट हो रही है, या किसी की फैमिली लाइफ इस वजह से इफ़ेक्ट हो रही है। और बहुत से लोग, ये एक हमारे सोसाइटी में ख़ास तौर पे एक ऐसा टैबू है कि जिसके बारे में हम डॉक्टर से जाके बात भी नहीं करना चाहते, ना हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बात करना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये बड़ी कोई एम्बेरसमेंट वाली बात है, हालांकि ये भी उसी तरह एक बीमारी है जिस तरह बाकी बीमारी हैं। तो इसका जो स्ट्रेस है और इसलिए ये भी ज़्यादा हो जाता है कि हम किसी से ही बात कर नहीं सकते। तो इसका जो इंटेंसिटी लेवल है SRRS की रेटिंग स्केल पे वो 39% है। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल चेंज, कि आपकी लाइफ में कोई माली तौर पे कोई तब्दीली आई है। अच्छा, ये तब्दीली उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कोई इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि पैसा बढ़ता है या कम होता है। तो इसका, इसमें हम कुछ भी समझ सकते हैं कि
पैसा जो है वो एकदम कम हो जाता है या एकदम ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो दोनों सूरतों में जो है वो शायद मे बी जो है वो स्ट्रेस होता है, जो कि 38% है। ज़्यादा चांसेस वैसे यही हैं कि पैसा आपका जो है वो एकदम कम होने लग जाता है। उसके बाद इससे आगे जो हमारा नंबर आ गया वो है डेथ ऑफ अ क्लोज फ्रेंड, कि बहुत करीब, पहले हमने पढ़ा था ना डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर। तो जो फ्रेंड्स हैं वो भी हमारी एक बहुत बड़ी सोशल सपोर्ट होती है, फैमिली के बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्लोज फ्रेंड की जो डेथ है वो, उसका जो इंटेंसिटी लेवल है स्ट्रेस का, वो 37% है। फिर उसके बाद ये है कि बहुत से लोग जब आप फैमिली में रह रहे होते हैं, जैसे हमने मैरिटल कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो देखा, इस तरह मैरिटल के साथ साथ हमारे जो ससुराल वाले हैं, कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी विद इन लॉज। तो अगर आपके अपने ससुराल वालों के साथ हालात ठीक नहीं है, उनके साथ आपका के क्लैशेस चल रहे हैं, या आपके साथ जो है वो कोई प्रॉब्लमेटिक जो है आपका उनके साथ रिलेशनशिप है, तो ये चीज़ भी आपकी लाइफ पे एक टॉल है। इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस है वो 29% है। उसके बाद आपकी चेंज ऑफ रेजिडेंस, कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो जगह आपने अपने घर शिफ्ट करना है, तो ये भी आपके लिए एक जो है वो प्रॉब्लमेटिक इवेंट बन जाता है। और इसका जो स्ट्रेस है, होम्स एंड राही के मुताबिक ये कम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी 20% स्ट्रेस जो है वो इनकी रिसर्च के मुताबिक देखने में आता है। फिर उसके बाद ये है कि ईटिंग हैबिट्स जो इंसान की होती हैं, उसके अंदर अगर चेंजेस आती हैं, तो वो भी इंसान के लिए स्ट्रेस पैदा करती हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो उनको लगता है कि हमारा वेट गेन हो गया है, अब हमें जो है वो कम खाना चाहिए, तो जाहिर है चूँकि आदत पड़ी होती है, तो वो एकदम से जब डाइट करना शुरू करते हैं तो उनको स्ट्रेस होता है। तो अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप कोई लॉ तोड़ते हैं, डिसोबे करते हैं, ठीक है, आपने कोई कानून की पासदारी नहीं की, तो उसका भी जो स्ट्रेस है वो देखने में आता है, जो इस रेटिंग स्केल में सबसे कम है, और वो 11% है। तो ये पूरे का पूरा जो है ना, ये हमारा, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ दोबारा ऊपर से, ये हमारा होम्स एंड राही का सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल है, कि जब इस ये वाले लाइफ इवेंट्स इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, तो उसको जो उसका स्ट्रेस लेवल है वो कहाँ तक जाता है। ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ में, ये बोर्ड के पिछले पेपर्स में मैंने खुद देखे हैं आए हुए होते हैं। तो ये था हमारा आज का सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, जिसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज बताए। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक है वो अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।